हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। कल हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल इंट्रोडक्शन और साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उस पे हमने टॉप या बेस्ट 25 एमसीक्यूज अपलोड किए थे जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो सुपरवाइज़र पोस्ट का एग्ज़ाम आगे आपको 23 जून को होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो पार्ट। और आज हम उसी जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए फंडामेंटल राइट्स जो है उस पे हमने बेस्ट 50 एमसीक्यूज़ आपके लिए लाए जो ऑलरेडी बार बार एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और रिपीटेड वो पूछे जाते हैं, और यहीं पे इसको डिस्कस भी करेंगे सारा कुछ एमसीक्यूज़ में ही, क्योंकि टाइम कम है इसलिए एमसीक्यू सेशंस ही रहेंगे आपके स्टार्ट। बाकी जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है वो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी वहाँ पे बनाई हुई है, चैनल पे देख सकते हो आप पे। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हो, और पार्ट सेकंड में आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स और उस पर जो टॉप बेस्ट 50 एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। क्योंकि साथ साथ में इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी इसमें आपको मैं समझाऊंगा क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सीधा टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह फंडामेंटल राइट्स और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। फंडामेंटल राइट्स और मेंशन इन, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसे किस पार्ट में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। मैंने आपको कल प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन वो सारी चीज़ें डिस्कस की, उस पर एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए। उस पे मैंने आपको बोला था कितने आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। पार्ट 25 हैं आज, और स्टार्टिंग में 22 थे। आज जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन हैं। वो पार्ट थर्ड में मेंशन है। देखो, इन फंडामेंटल राइट्स को पार्ट थर्ड में मेंशन किया गया है, और पार्ट थर्ड को कभी कभी हम बोलते हैं एक नाम से जाना जाता है, वो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। MAG, मैग्ना CARTA, कार्टा ऑफ इंडिया। इसे थर्ड पार्ट को कभी कभी इस नाम से भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to the citizens of India। जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, आगे डिस्कस भी करेंगे। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं, पार्ट थर्ड जो होता है वो उसी में कवर हो जाता है। देखो, हमारे पास जो है इस वक्त हमारे पास 448 के करीब हमारे पास आर्टिकल्स हैं। स्टार्टिंग में 395 थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 ये जो आर्टिकल्स हैं ये पार्ट थर्ड बनाते हैं, इसे ही हम पार्ट थर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट थर्ड बोला जाता है। इन आर्टिकल्स के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स सारे मिल जाएंगे। इन्हीं 12 आर्टिकल से लेकर 35 आर्टिकल तक सारा कुछ जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स और बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फंडामेंटल, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस जो थे वर्ल्ड में, डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस उनको कंपाइल करके बनाया गया। हर एक चीज़ किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई है। इसी तरह से फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाए गए थे, यहाँ पे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे मेंशन वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ट्रिपल स्टार में रखना। ये तो बेसिक्स क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं JK SSB के एग्जाम्स में, और यहाँ तक कि JK PSC के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें,
फंडामेंटल राइट्स और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है हमारे पास, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, डिफरेंट हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, नॉन जस्टिसेबल होते हैं, फ्लैक्सिबल हैं, रिजिड है। देखो, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स कोई छीन रहा है आपसे, तो आपके पास एक इख्तियारात होते हैं कि आप हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि हाँ भाई हमसे ये फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है। उसके लिए दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल होते हैं। सो आंसर रहेगा ए पार्ट। क्यों जस्टिसेबल है? अगर आपसे कोई फंडामेंटल राइट्स ले रहा है तो एक फंडामेंटल राइट, एक ऐसा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 में आता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 में एक फंडामेंटल राइट है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 31 तक कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपके से छीना जा रहा है, तो आर्टिकल 32 के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि कौन उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, हाँ भाई हमारा ये फंडामेंटल राइट सबसे छीना जा रहा है, तो आप वो आपको क्या कर देगा? जस्टिसेबल। इसीलिए इसको कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, यानी आप वो ले सकते हो वापस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे देखेंगे ये क्या है। नेक्स्ट, Which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the constitution? देखो, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए किसको ये इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है? क्या वो ऑल कोर्ट्स, सब इंडिया के सारे कोर्ट्स वो आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाते हैं? पार्लियामेंट करवाता है, प्रेसिडेंट का करवाता है, ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों करवाते हैं। सो आंसर फिफ्थ का हमारे पास डी पार्ट रहेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, वो भी इन्फोर्स कराएगा अगर आपसे फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। अगर आप हाई कोर्ट के पास जाओगे, वो भी इन्फोर्स करवाएगा कि आपका फंडामेंटल राइट अगर छीना जा रहा है, इन्फोर्स करवा सकते हो, तो वो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार में इस चीज़ को रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है इज नोन एज, उसे हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का उसे दिल माना जाता है, उसे रूह मानी जाती है, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 के बीच में आता है, यानी फंडामेंटल राइट से डील करेगा। तो आर्टिकल 24 नहीं है, 29 नहीं है, 21 नहीं है, आर्टिकल 32, जिसका मैंने आपको अभी बोला। इस आर्टिकल को हार्ट और साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आर्टिकल 32। ये है क्या? ये वही है जिसका नाम मैंने बोला था। इसमें आपको एक राइट मिलता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, REMEDIES, रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब यही है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका छीना जा रहा है, तो इस आर्टिकल के अंदर आपको ये फंडामेंटल राइट आपको मिलता है कि आप हाई कोर्ट के पास जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे कि हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक फंडामेंटल राइट है, जिसे हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, ये अभी मैंने डिस्कस किया, इसका मैंने दूसरा MCQs बनाया है, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखना ये, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नोन एज हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर पूछेगा कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32 है, और उस राइट का नाम क्या है जिसे हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी नहीं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस ले सकते हो अगर आपसे कोई छीन रहा है। Next, Article 14 guarantees equality before the law, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी आर्टिकल 14, मैंने कहा ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर 32 तक। 14 क्या बोलता है कि आपको इक्वालिटी मिलती है बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सारे बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, रिलीजन की बेसिस पे नहीं होता, सब बराबर होते हैं जो इन द आइज़ ऑफ लॉज। तो
कानून की नज़र में तो सारे बराबर हैं। ये जो है आपको ये ला क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड कर रहा है आपको ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने भी लोग इंडिया की बाउंड्री के अंदर हैं उन्हें ये 14 आर्टिकल गारंटी देता है कि सारे लोग बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी। Untouchability is abolished and its practice is punishable according to, यानी पहले क्या होता था, छूत छात होती थी, मतलब हायर कास्ट के लोग जो होते थे लोअर कास्ट के लोगों से साथ कोई मिलना जुलना नहीं होता था, उनसे अगर उनसे पानी पी लेते थे, छू लेते थे, उस पानी को फेंक देते थे, ऐसा अब नहीं होगा। अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म किया गया है। ये किस आर्टिकल के अंदर मैंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 9 का आंसर रहेगा सी पार्ट, आर्टिकल 17 के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट आपको मिलता है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट, which of the following fundamental right is also available to the foreign on the soil of Indian, जी इंडिया की सॉइल, एक तो इंडियन रहते हैं यहाँ पे, फॉरेन कोई बाहर का टूरिस्ट आएगा, कोई फॉरेन आएगा, उसको भी एक फंडामेंटल राइट मिलता है। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, बोलो वो। सो 10 का हमारे पास रहेगा आंसर, उसको मिलता है कौन सा फंडामेंटल राइट, यानी अगर उसकी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है आपको तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी उसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाला ये आर्टिकल, ये वाला उसको फंडामेंटल राइट मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Article 2022 relates to the fundamental rights or to life and personal liberty. These rights are available to, यानी जो आर्टिकल 20 और 22 के बीच में आते हैं ये रिलेट करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये राइट्स जो होंगे ये अवेलेबल होंगे, किन को मिलते हैं ये वाले राइट्स, तो ये सिटीजन्स को भी मिलते हैं और नॉन सिटीजन्स जो होंगे क्योंकि उसको पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, राइट टू लाइफ है उसको। यहाँ आएगा बाहर से तो उसकी रहने का सहने का यहाँ पे तो उसके साथ कोई ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल। तो ये जो है ये किस में मिलता है आपको, आर्टिकल 20 और 22 में। नेक्स्ट, द राइट अगेंस्ट exploitation prohibits the children, right against exploitation prohibit the children's। इसमें क्या होता है, जो right to exploitation है आपको, इसमें जो बच्चों को मना किया गया है, किन बच्चों को मना किया गया है, जिनको जो बिलो 14 होंगे उनको आप फैक्ट्रीज़ में नहीं काम करवा सकते, किसी ऐसी माइंस में काम नहीं करवा सकते, तो कितने साल से कम होंगे जिनको प्रोहिबिट किया गया है इस आर्टिकल के अंडर। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट 14, एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन द ज़ारडस ऑक्यूपेशन। जो कोई भी जैसे माइंस में काम करवाएंगे, कोई ऐसी फैक्ट्रीज़ होंगी, सीमेंट फैक्ट्रीज़ होंगी, वहाँ पे आप बिल्कुल उनसे काम नहीं करवा सकते। तो ये किस आर्टिकल में आता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, तो ये हमारे पास आता है जिसमें आर्टिकल 24, 23 में ये चीज़ मेंशन है कि आप बच्चों को फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23 एंड 24 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, द फंडामेंटल राइट टू डाइजेस्ट हैव बीन डिलीटेड बाय द डाइजेस्ट अमेंडमेंट। देखो कौन सा फंडामेंटल राइट था उसे डिलीट कर दिया गया, पहले वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट नहीं, अब वो लीगल राइट है, उसे डिलीट किया गया लेकिन एक अमेंडमेंट की गई, एक दुरुस्ती की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कौन सी थी, देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले हुआ करता था क्या, एज ए फंडामेंटल राइट, अब वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 44। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है कि कौन सा राइट था, वो पहले फंडामेंटल राइट था, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं और उसे डिलीट किया गया, वो कौन सी अमेंडमेंट थी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज no children below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment।
कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का जो होगा वो फैक्ट्री में नहीं काम करेगा या किसी भी ऐसी माइंस में नहीं काम करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये चीज़ बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पता है, ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 12 से लेकर 32 के बीच में ही होगा। सो आंसर हमारा ये नहीं आएगा और ये वाला नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा। सो आंसर रहेगा 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इज मैंशन इन विच आर्टिकल। आपको हक है बोलने का, आपको हक है अपना एक्सप्रेस करना, अपनी राय को, अपने बिलीफ्स को, स्पीच को सामने लाना। ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है? सो 15 का रहेगा। आर्टिकल 19 के अंदर ये चीज़ बोली गई है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसमें आप इसमें डिफरेंट राइट्स आ जाते हैं आर्टिकल 19 के अंदर। और भी आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, आप असेंबल हो सकते हो किसी जगह पे, एसोसिएशन बना सकते हो, कोई मूवमेंट चला सकते हो, आप किसी जगह पे कोई प्रोफेशन कर सकते हो। ये सारे जो होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच fundamental rights prohibit discrimination on the ground of religion, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो डिस्क्रिमिनेशन को, चाहे आप रिलीजन के बेस पे बोलोगे ये हिंदुज़म से बिलोंग करता है, ये मुस्लिम्स हैं, ये सिख हैं, तो इनको हिंदूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, सिख्स को ज़्यादा दी जाए या मुस्लिम्स को ज़्यादा दी जाए, इस पे इसको बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे या हायर क्लास के लोग हैं इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, तो इसके लिए या प्लेस ऑफ बर्थ पे ये कौन सा राइट है इस चीज़ों से मना करता है बिल्कुल? तो ये 16 का पार्ट रहेगा, बी पार्ट आंसर रहेगा, राइट टू इक्वलिटी। यानी सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करें, किसी भी नस्ल से बिलोंग करें, किसी भी जगह वो पैदा हुए, तो इंडिया के अंदर सारे लोग बराबर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? राइट एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे पास ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? सो ये आर्टिकल 23 के अंदर आता है। तो 23 आर्टिकल के अंदर आपको प्रोहिबिट किया जाता है, इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स के अंदर, या फिर फोर्सल लेबर का यूज़ नहीं कर सकते, किसी को ज़बरदस्ती आप मजदूरी पे ले जाओ, जो पहले हुआ करता था, फोर्सल लेबर को बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है। ये आर्टिकल 23 के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच आर्टिकल्स इंश्योर, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इंश्योर करवाता है राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट? कि जो राइट टू एजुकेशन है वो अब एक फंडामेंटल राइट है। ये किस आर्टिकल के अंदर है? बहुत बार ये पूछा गया है, ट्रिपल स्टार में रखना, राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। तो ये आर्टिकल 21A के अंदर आता है, ना कि 21A के अंदर आता है कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, आपको हक है अपनी एजुकेशन लेने का। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टन केसेस? अगर आपको किसी जगह पे अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा पुलिस के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हो? एक राइट आपके पास, आप कोर्ट के पास जा सकते हो। तो वो 19 का आंसर रहेगा आर्टिकल 22। यानी आर्टिकल 22 के पास आपके पास प्रोटेक्शन आपको मिलती है, अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टन केसेस में। अगर कोई पकड़ के ले जाएगा, आप कोर्ट के पास जाओगे, तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई भी मज़हब को इख्तियार करने की इजाज़त, आप कोई भी मज़हब ले सकते हो, कोई इसमें रुकावट नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है आप ये वाला मज़हब इख्तियार करो। तो इस गारंटीड अंडर विच आर्टिकल, ये किस आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है, इस चीज़ की फ्रीडम आपको दी गई है। और इस 20 का आंसर रहेगा हमारे पास सी पार्ट, आर्टिकल 25। यानी 25 के अंदर ये चीज़ मेंशन है, आपको फ्रीडम ऑफ क्वाइंसेंस है, प्रोफेशन है, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी रिलीजन प्रोपोगेट कर सकते हो, कोई भी आपको रुकावट नहीं होगी। नेक्स्ट, which fundamental right ensures protection of language, script,
कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, डिफरेंट माइनॉरिटीज़, जैसे इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आते हैं क्योंकि इनकी आबादी कम है, तो उनके लैंग्वेज को, उनके स्क्रिप्ट को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो इसका आंसर रहेगा 21 का बी पार्ट, आर्टिकल 29 के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि आपका लैंग्वेज हो, आपकी स्क्रिप्ट हो, आपका कल्चर हो, जो माइनॉरिटीज़ जो होंगे जैसे इंडिया में मुस्लिम्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 29 के अंदर ये चीज़ मेंशन है। Which fundamental rights allow citizens to reside and settle in any part of the India? आप इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी पार्ट में रिजाइड कर सकते हो, सेटल हो सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। ये आपको फंडामेंटल राइट है। ये किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी में आता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू लाइफ। सो ये आएगा हमारे पास राइट टू फ्रीडम। आपको फ्रीडम है, आप किसी भी जगह जाके सेटल हो सकते हो, इंडिया के किसी भी कोने में, कोई आपको नहीं रोक सकता। Which article abolished the titles other than the military academic distinctions? देखो एक आर्टिकल के अंदर ये टाइटल्स वगैरह जो है इनको ख़त्म किया गया है। ये किस में आता है? तो ये हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 18 के अंदर। जो आर्टिकल 18 है इसमें जो टाइटल्स वगैरह होते हैं, जैसे मिलिट्री और एकेडमिक्स को छोड़ के पहले जैसे टाइटल्स दिए जाते थे, बड़े बड़े राजाज होते थे, उनको ये टाइटल दिया था राजा, ये वो, तो वो टाइटल्स नहीं। हाँ, मिलिट्री में कोई टाइटल्स होंगे वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन बाकी टाइटल्स ख़त्म किए गए हैं। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रंस? आप 6 साल के बच्चे को, 6 साल से 14 साल के बच्चे को आपको राइट टू एजुकेशन दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है? ये आर्टिकल 21A में, जो अभी भी मैंने आपको डिस्कस किया। और 16 6 to 14 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको रीजन की फ्रीडम है, इज सब्जेक्टेड टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, अंडर विच आर्टिकल? ये किस आर्टिकल में आ जाता है? सो ये आएगा आर्टिकल 25 में। तो आर्टिकल 25 में आपको चाहे कोई भी प्रोफेशन या कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। सो आज हम 25 को पार्ट फर्स्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 25 को कवर करेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स थे, MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ज़रूर 1-2 MCQs मिलेंगे एग्ज़ाम में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।